हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बिहार पुलिस बहाली के इस बुद्धा 2.0 बैच में। और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इन तमाम बैचेस में जिसमें आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दूसरा डेमो है आपकी इस क्लास का। और इस डेमो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी थी जो आर्थिक नियोजन से संबंधित थी, इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित थी। एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे ताकि हम क्लास को आगे कर सके, आगे बढ़ा सके। चलिए, माँ का मगरमच्छ, माँ बाबा की लाडली, बहुत बढ़िया। रवीन कुशवाहा, सलोनी, काजल सिंह, गौतम कुमार, है ना, और नीतीश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम साथी जुड़ चुके हैं जिनके नाम मैं ले पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, और जिनके नाम मैंने दोबारा लिए हैं आप सभी से। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति, हरदीप जी, है ना, तबर, लता जी, अवीश जी, नीतीश जी, जशवंत पाल जी, तमाम साथी, आप सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय महाकाल, सभी को राधे राधे। चलिए, बिना देरी के अब हम लोग शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा ना क्या होता है, जब भी मैं कोई विषय पढ़ाता हूं, मतलब विशेष रूप से इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो चीजों का बार बार रिपीटेशन होता है। और रिपीटेशन इसलिए होता है क्योंकि वो बात आपके दिमाग में बैठे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा सा बाकी अन्य विषयों की तुलना में थोड़ा सा गोल मटोल विषय है। इसलिए ऐसा है क्योंकि पढ़ने में रुचिकर भी थोड़ा कम है, और दूसरा डेटों से भरा हुआ विषय है। तो फिर हमें लगता है कि यार क्यों ही हम इस चक्कर में पढ़े, ठीक है। तो हम बचना चाहते हैं उसको पढ़ने से। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी रुचि उसमें नहीं हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से इसके बारे में बता रहा हूं। समय लगेगा अच्छे से पढ़ने में, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, डोंट वरी। आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। इस बिहार पुलिस बहाली परीक्षा के अंतर्गत जो भी आपका टाइम टेबल चल रहा है अभी, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं 2 मिनट, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। यहां पर आप सभी लोगों के लिए बिहार जीके की कक्षा सुबह 8 बजे भैया आपकी चलाई जा रही है। सुबह 9 बजे आपकी गणित की कक्षाएं चलाई जा रही है, और 10 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। बायोलॉजी की कक्षा 27 तारीख से चलाई जाएगी, है ना, और ध्यान रखिएगा दोपहर 1 बजे चलाई जाएगी। हिंदी की क्लासेस राम सर के द्वारा दोपहर 2 बजे चलाई जा रही है, और ठीक इन सर के बाद में 3 बजे इकोनॉमिक्स की क्लासेस मेरे द्वारा आपको दी जाएगी दोपहर 3 बजे। इंग्लिश की क्लासेस शाम को 4 बजे होगी मेरे बाद में। उनके बाद में फिर ज्योग्राफी की क्लासेस अभी फिलहाल आपकी 5 बजे कराई जा रही है। उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री भी शाम को 5 बजे सर के द्वारा ही कराई जाएगी, ठीक है। पॉलिटी की क्लासेस आपकी शाम को 6 बजे शुरू की जाएगी, और आपको पता ही है कि 23 मई से क्लासेस शुरू हो चुकी है। आज आपका दूसरा डेमो है, और बिहार 2.0 खरीदने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। अभी 3 दिनों के लिए हमने ये कूपन कोड लगा रखा है, बिहार 20। अगर ये आप ये लगाते हैं तो आपका जो कोर्स है वो मात्र 480 में हो जाएगा, अन्यथा फिर आपको कोर्स का भुगतान 599 ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें बुद्धा बैच, आपको पुराना वाला फ्री मिलेगा। लाइव क्लासेस आपको उसमें मिलेगी मेरे दोस्त, आप डेली लाइव क्लासेस ले सकते हैं। डाउट ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, और शिक्षकों से आप अपने सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। ये एक अलग प्रकार का माहौल मुझे यहां पर देखने को मिला, क्योंकि वास्तव में बच्चों के हित में ही है, ठीक है। क्लास नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगी, उसके साथ में ही बोर्ड पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ताकि आप अपनी आगे की पढ़ाई को जारी कर सके। मॉक टेस्ट की सुविधा आपको दी जा रही है, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी या सब्जेक्ट के जो टीचर्स है वो आपको दिए जा रहे हैं। कैसे इसको खरीदे, तो सबसे पहले आपको हमारे रोजगार विद अंकित का एप्लीकेशन डाउनलोड करना अपने मोबाइल के अंदर। उसके बाद अगर यहां पर पॉपअप मैसेज में ये बिहार पुलिस बहाली या बुद्धा 2.0 बैच अगर मिलता है तो आपको तुरंत यहीं पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सर आपकी क्लास मुश्किल से मिली है, पहले रात 10 बजे थी, उसके बाद अब। अच्छा, जीतू तंवर, जीतू जी रात को 10 बजे हमने ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से किया है। पेड क्लासेस में जाना अगर यहां नहीं मिले तो, और जैसे ही आप जाओगे तो सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस बहाली बुद्धा 2.0 बैच मिलेगी। उसके बाद में आप यहां पर अप्लाई, मतलब बाय नाउ पर क्लिक करना, अप्लाई कूपन पर क्लिक करना,
और जैसे ही आप बिहार 20 कूपन अप्लाई करेंगे आपकी जो प्राइस 599 से घटकर 480 हो जाएगी। फिर पे ऑनलाइन कर देना। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिसका भी सहारा लेना चाहते हैं उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बातें थी मेरे साथियों कोर्स से रिलेटेड। आज दूसरा डेमो है, जरूर आप ले सकते हैं ना। हाँ, बच्चे कमेंट कर रहे हैं एएलपी के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, DSSB के लिए भी आप ले सकते हैं, हर किसी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। और ये क्लासेस जो है आपकी कॉमन क्लासेस है, सब में लगभग बराबर रूप से चल रही है। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं कि आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको समाहित कर सकूं। ध्यान रखिएगा, कल हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसके बारे में मैं रिवीजन कराना चाहूंगा, उसके बाद में इस क्लास को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो दोस्त, मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहता हूं। देखो, आर्थिक सुधार में बता दिया आपको मैंने, आपको बुद्धा बेच में क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी, जरा वो बात समझना। ये कल की क्लास है जो कि मैंने आपके इसमें ली थी मेरे साथियों। इस क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था इसके बारे में जरा वो देख लो। मैंने कल आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा की थी कि सिलेबस क्या क्या है। इसके बाद में मेरे साथियों मैंने आर्थिक नियोजन के बारे में भी बात बताई थी कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना होता है, इसका उद्देश्य देश में राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना होता है, रोजगार को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। उसी के साथ में गरीबी को कम करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकार के किसी भी स्कीम्स को ठीक ठाक तरीके से देश में लागू करना इसका उद्देश्य होता है। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में ये जो आर्थिक नियोजन है किस सूची का विषय है, तो मेरे दोस्त ये समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और यह अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है, जो कॉन्सेप्ट है वो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल कमल जी बार बार कमेंट मत करिएगा, झारखंड पुलिस के लिए भी पर्याप्त है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए सर, बहाली का मतलब क्या होता है? बहाली का मतलब होता है कि बरी करना, फ्री करना, उसको बोलते हैं बहाली, है ना, ध्यान रखना। चलिए, एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार आर्थिक नियोजन का विचार इन्होंने दिया था। इनकी एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में एक हरिपुरा अधिवेशन कॉन्फ्रेंस की गई थी मेरे साथियों, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। और इसी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष इसको बनाया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा, मैंने ये बताया था कि जो बॉम्बे प्लान है वो 1944 में आया था। और इस बॉम्बे प्लान में बंबई के 8 उद्योगपति एक साथ मिलकर के देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आने वाले 5 सालों के लिए मेरे साथियों एक प्लान बनाते हैं, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही बात मैंने आपको बताया। इसके प्रमुख मुखिया सर आरदेशिर दलाल है। और मुझे कुछ बच्चों ने इसके बाकी 7 साथी का नाम और भी बताया है कमेंट में, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्त, ठीक है। और 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण अग्रवाल जी बना करके आते हैं। पीपल्स प्लान एमएन रॉय 1945 में बनाते हैं। 1950 में जेपी नारायण सर्वोदय प्लान बनाते हैं और फिर योजना आयोग का गठन कर दिया जाता है। दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं वो पंचवर्षीय योजना के बारे में करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर चर्चा करें कि कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, तो ध्यान रखिएगा देश के विकास के लिए मेरे साथियों अगर पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इसे हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 5 ईयर प्लान। तो मेरे दोस्त 5 ईयर प्लान के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है। दरअसल योजना तो हम हर साल भी बना सकते हैं, ऐसा क्या है, लेकिन भारत ने यह सोचा कि अगर हर साल योजना बनाएंगे तो योजना को समझेंगे और उस पर काम करेंगे तभी 1 साल पूरा हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि हर 5 सालों के लिए एक योजना बनाई जाए। भैया ऐसा कार्यक्रम कहां चल रहा था? अमेरिका में, सॉरी आपके सोवियत संघ रूस में चल रहा था। हमें अच्छा लगा, वहां का मॉडल हमने अपनाया। वहां 1928 से ही चल रहा है ये काम।
तो बोले काम करते हैं, हम भी ऐसा कर लेते हैं कि हर 5 सालों के लिए एक बार योजना बनाते हैं, फिर उन 5 सालों के लिए उन योजनाओं पर काम करते हैं। बोले बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही किया गया मेरे दोस्तों। तो भारत में हर 5 सालों में योजना बनाई गई। बोले कुल कितनी योजना बनाई गई मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, भारत के आर्थिक विकास के लिए अगर कुल योजनाओं की हम बात करें तो टोटल प्लान्स बनाए गए मेरे साथियों 12। कुल कितनी योजना बनाई गई? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई दोस्तों। कुल कितनी योजना बनाई गई? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। भैया आप सब जानते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में ठीक ठाक तरीके से थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा पहली पंचवर्षीय योजना। क्या डालूंगा मेरे दोस्त? पहली पंचवर्षीय योजना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात यहां पर कर रहा हूं। तो पहली पंचवर्षीय योजना को हम किस नाम से जानते हैं दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, इसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पहली पंचवर्षीय योजना को हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को मैं शॉर्ट फॉर्म में FYP के नाम से जान रहा हूं, लिख रहा हूं, पहली पंचवर्षीय योजना। बोले सर इसका सन बताओ, जरा जल्दीबाजी करो, सन बता दो। बिल्कुल बताएंगे भाई दोस्तों, ध्यान रखना इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टेन्योर है, इनका जो काल है वो कब से कब तक है। तो ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है मेरे दोस्त, वो 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक है। बोले कहां से कहां तक? तो बिल्कुल ध्यान रखना 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से लगा करके 31 मार्च 1956 तक है, 1956 तक है मेरे दोस्त। ये पहली पंचवर्षीय योजना का समय है। बहुत बढ़िया, मुझे विकास, आरती, सना, प्रदीप और सिकंदरा सबका जवाब आ रहा। इधर एप्लीकेशन में भी जवाब दीजिए दोस्त, है ना, ध्यान रखना। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का समय है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मॉडल को अपनाया गया इस पंचवर्षीय योजना में, तो आप क्या जवाब देंगे? तो मेरे दोस्त अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस मॉडल को पहली पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, अगर मॉडल की बात की जाए तो उस मॉडल का नाम क्या? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास के अलग अलग मॉडल होते हैं। मैंने मास्टर किया है तो मुझे वहां पढ़ने का मौका मिला, लेकिन आप इसमें मास्टरी मत करना। आपको परीक्षा पास करना है, इसलिए इसमें मास्टरी करने की कोशिश मत करना। केवल इतना समझ लो कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसे अंग्रेजी में यही कहते हैं, हिंदी में भी यही कहते हैं। तो अगर हिंदी में लिखूंगा तो यही लिखेंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल। आ रही बात समझ में? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल जो है, ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो इसी पर आधारित है। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा मॉडल? ये मॉडल है मेरे साथ। इसका उद्देश्य क्या था? ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या था? इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना का? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो मेरे दोस्त इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? इस पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। डोंट वरी, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, पहले मैं लिखूंगा उसके बाद बताऊंगा, डोंट वरी। अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास आप इसे कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास आप इसे कह सकते हैं दोस्त। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। बैलेंसिंग डेवलपमेंट, बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जरा गुरुजी बताओ तो सही क्या है ये? हमने तो वो कृषि क्षेत्र और वो बताया, बिल्कुल बताऊंगा। अभी मुझे एक बात बताओ,
टाइम पीरियड देखो 1951 से लगा करके 56 तक। मुझे बताओ देश को आजादी कब मिली? देश को आजादी कब मिली, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं। देश को आजादी मिली मेरे दोस्त 1947 में, 1947 में। भैया देश को आजादी कब मिली? तो 1947 में देश को आजादी मिली। अच्छा, बोले हां। जब देश को आजादी मिली तो केवल आजादी मिली, इसके साथ और कुछ भी मिला? तो मेरे दोस्त जब देश को आजादी मिली ना, तो गिफ्ट में हमारे पास में गरीबी बहुत ज्यादा आई, गिफ्ट में हमारे पास में बेरोजगारी बहुत ज्यादा आई, हमारे यहां गिफ्ट में रोजगार बहुत कम था, हमारे यहां गिफ्ट में भुखमरी की समस्या साथ में आई। आजादी मिली तो विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे देश की शून्य थी, जीरो थी। हमारे पास न तो इसरो था, हमारे पास न तो डीआरडीओ था, न किसी प्रकार की कोई ऐसी संस्था थी जो वैज्ञानिक तकनीकों से भरी हो। मेरे भाई जब आप इसरो की वेबसाइट पर जाओगे तो साइकिल पर ले जाते हुए हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की अवस्था थी हमारी। मुझे बताओ किसी भी व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती है? मुझे इतना बता दो केवल, किसी भी व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती है? फंडामेंटल नीड्स ऑफ अ पर्सन क्या है? तो आपने सबने सुना होगा, मुझे पता है कई लोग इसमें जवाब भी दे रहे हैं कि सर फंडामेंटल नीड्स जो है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान है। तो ध्यान रखिएगा, रोटी कपड़ा मकान जो है वह मूलभूत आवश्यकता। अगर मैं कहूं सुमित भाई ने जवाब दिया है, साहिबा प्रवीण ने जवाब दिया है, तमाम साथियों ने जवाब दिया, और भी तमाम, कुणाल भाई ने भी जवाब दिया है, कुणाल कुमार, है ना। मैं कहना चाहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान अगर, है ना, संजय जी बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका, रोटी कपड़ा मकान अगर मूलभूत आवश्यकता है तो मुझे एक बात बताओ, रोटी कपड़ा मकान अगर मूलभूत आवश्यकता है तो इस रोटी कपड़ा मकान में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैं कह रहा हूं रोटी कपड़ा मकान में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है? कपड़ा। रोटी है कि कपड़ा है कि मकान है? मुझे एक बात बताओ, आपने भिखारी को देखा है? भिखारी को जब आप कहीं जाते हो तो प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं पर भी भिखारी देखने को मिलेगा, ए दादा दे दे, वो मांगेगा। उसके तन पर कपड़ा नहीं होगा, छत नहीं होगी, लेकिन वो भीख मांगेगा, पहले रोटी मांगेगा कि रोटी दे दे, यानी कि पेट भरना चाहता है। और उस समय हमारे देश की कंडीशन यही थी। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि हमारा देश इतना भिखमंगा है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे देश में गरीबी इतनी ज्यादा थी, भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि हमें किसी भी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी सिवाय रोटी के। तो फिर हमने पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्रायोरिटी रखी, मेरे साथियों ध्यान रखना, जो प्रायोरिटी रखी हमने, प्राथमिकता दी कि भैया हमें कहां पर प्राथमिकता देना है। भैया अगर किसी व्यक्ति के पास में 100 रुपए है तो उसको कहां पर प्राथमिकता देनी चाहिए? प्रायोरिटी जो उसकी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करे मेरे साथियों। तो प्रायोरिटी कहां दी हमने? तो हमने दी मेरे साथियों रोटी के उत्पादन में। इसका मतलब है कि प्रायोरिटी हम कहां देंगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रायोरिटी हम देंगे रोटी के उत्पादन में। और रोटी का उत्पादन का मतलब क्या है? रोटी का उत्पादन कहां होगा? तो कृषि में होगा। आ रही बात समझ में? तो हमने प्रायोरिटी दी मेरे साथियों कृषि क्षेत्र को, कृषि को, एग्रीकल्चर को हमने प्रायोरिटी दी, क्योंकि इसी कृषि से अनाज उत्पन्न होगा और यही अनाज हम खाएंगे। लेकिन मुझे बताओ, क्या कृषि से उत्पादन हो जाएगा? मेरे पास में गांव में 10 बीघा जमीन है तो क्या उत्पादन हो जाएगा? क्या मेरे अकेले के कहने से उत्पादन होगा? क्या नहीं होगा ना। फिर क्या करना पड़ेगा? अरे भाई मुझे उस खेत के ऊपर सिंचाई करनी पड़ेगी, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो दूसरी जो प्रायोरिटी में रखा उसको क्या रखा? सिंचाई को रखा। और सिंचाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इरिगेशन के नाम से जानते हैं दोस्त, इरिगेशन हम उसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खेतों में कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्या मेरे घर पर खेत भी है? ध्यान रखना, मेरे गांव में मेरा खेत भी है और वहां पर बोरवेल या ट्यूबवेल भी है। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? देश में अभी इतना ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि यहां बिजली की व्यवस्था भी नहीं। अरे मैं इसकी क्या बात करूं, मैं तो आप ही की बात कर लेता हूं। आप भी वह पीढ़ी हो जिसने आखिरी बार मेरे दोस्त गांव में लाइट जाते हुए देखा होगा, गांव में कच्ची सड़कों को देखा होगा। अब आजकल तो कच्ची सड़कें न के बराबर हो गई है, लेकिन फिर भी किसी किसी गांव में है। लेकिन गांव में जब कीचड़ हो जाता था, आपके पांव आधे आधे डूब करके जाते थे बिल्कुल पानी के अंदर, वो एक दौर था। और वो दौर ऐसा मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सिंचाई के लिए आवश्यक है, वो है विद्युत। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम इसे जानते हैं।
तो ध्यान रखना हमने इसमें प्रायोरिटी किन किन क्षेत्रों को दी। तो मेरे दोस्त पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो प्रायोरिटी दी वो आपकी विद्युत को दी, सिंचाई को दी और कृषि को दी। मेरे दोस्त कैसे याद करना है इसको याद कैसे करना है तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है हमारे पास में कि खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है और सिंचाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा सिंचाई करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। तो हो गई ना बात। अरे कोई दिक्कत इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी बातें समझ में आ गई। ये पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित बात है। अभी और भी बात बची हुई है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। मैं अगला पेज लेता हूं और क्या क्या बात है ध्यान रखना। हमने कितना टारगेट बनाया था भाई, आप भी तैयारी कर रहे हो तो टारगेट बनाते हो ना कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, आज दिन भर ये करूंगा। ऐसे ही इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने भी कुछ टारगेट बनाए थे। बोले क्या टारगेट बनाया था मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा सरकार ने जो टारगेट बनाया था वो कितना बनाया था। सरकार ये सोच रही थी कि भैया इस वर्ष मतलब इस पंचवर्षीय योजना में हमें कितनी ग्रोथ करनी है। तो ध्यान रखिएगा सरकार ने तो आंकड़ा बहुत कम लिया था क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना थी ना सरकार की, इसलिए सरकार ने कहा कि हमें तो 2.1% की ग्रोथ रेट करना है, 2.1% की ग्रोथ करना है हमें, तो बात खत्म। ओहो हो, मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज तो 2.1 एएलपी में भी आता है क्या सर बिहार पुलिस के लिए? अरे बहुत आता है भाई संजय, दोनों के लिए ही है, ठीक है ध्यान रखना, और DSSB के लिए भी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा टारगेट 2.1% था, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया? हमने अचीव इससे भी ज्यादा किया। बोले कितना अचीव किया गुरुजी, जरा बता तो दो। बिल्कुल बता देंगे दोस्त, ध्यान रखना मेरे दोस्त, हमने अचीव इससे ज्यादा किया। हमने 3.6% की अचीवमेंट करी, 3.6% की अचीवमेंट हमने करी मेरे दोस्त। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत इसमें? ये बात समझ में आ गई। हमने कितना लक्ष्य बनाया था कि 2.1% की ग्रोथ हम करेंगे, लेकिन हमने उससे ज्यादा ही मेरे साथियों इसमें टारगेट पाया। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इसी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने 5 IIT की स्थापना भी करी थी। ध्यान रखना कितने IIT? 5 IIT। ध्यान रखना यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, 5 IIT की स्थापना हमने मेरे दोस्त इस पहली पंचवर्षीय योजना में करी। 5 IIT की स्थापना हमने इस पहली पंचवर्षीय योजना में करी मेरे दोस्त। एक और बात, अमेरिका के सहयोग से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, CDP हम इसे कहते हैं मेरे दोस्त, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों ध्यान रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत हमने कब करी? तो इसकी शुरुआत मेरे साथियों कब करी? तो 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई मेरे दोस्त। भारत में 2 अक्टूबर 1952 को CDP की शुरुआत की गई, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं, कहीं कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या बोलते हैं दोस्त? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से हम इसे जानते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के नाम से हम इसे जानते हैं मेरे दोस्त। ये आप क्या कहते हैं? CDP को कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है, किस देश के सहयोग से CDP का मतलब प्रारंभ किया गया देश के अंदर? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसको चलाया गया। तो भारत में किसके सहयोग से चलाया गया? तो अमेरिका ने सहयोग किया। उन्होंने कहा हम देंगे तुमको मदद, तो अमेरिका का सहयोग, USA का सहयोग इसमें हुआ मेरे दोस्त। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत मेरे दोस्त? नहीं ना? आगे बढ़े, अगली बात करें मेरे दोस्त। तो ये CDP प्रोग्राम हमने इसके अंतर्गत चलाया, याद रखना है मेरे साथियों। अच्छा इस परियोजना में ध्यान रखना, इस परियोजना में हमने कुछ उपलब्धियां भी हासिल करी। बोले अचीवमेंट? बिल्कुल हां, हम उपलब्धियों को जरूर याद रखेंगे। कुछ उपलब्धियां भी हमने हासिल करी। ऐसा नहीं कि देखो पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था मेरे साथियों? कृषि क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हमारे यहां भूखमरी की समस्या ज्यादा थी, तो हमने कुछ अचीवमेंट भी प्राप्त करी। हम उन अचीवमेंट को भी बताएंगे। दरअसल हमने जो अचीवमेंट प्राप्त करी वो सिंचाई क्षेत्र के लिए बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर के थी। बहुउद्देशीय परियोजना को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जिक्र यहां पर मैं करूंगा। बहुउद्देशीय
बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हम इसे कहते हैं। मल्टीपर्पस क्यों कहते हैं समझ में आएगा, डोंट वरी, सारी बातें बताऊंगा। इसे हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं, या इसी को बांध या डैम भी कह देते हैं। कई लोग इसको गांव में बांध या डैम कहते हैं। भारत में भी कुछ बांध या डेमो का निर्माण किया गया मेरे साथियों पहली पंचवर्षीय योजना में। बोले कहां कहां किया गया, जरा गुरुजी एक बार नजर तो मिला दो। उससे बिल्कुल मिला देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बांध हमने भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया। आपने सुना होगा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये कौन सी नदी पर है, तो ये मेरे साथियों सतलुज नदी पर है। हालांकि सतलज भी लिख दोगे तो मोदी जी आपकी कॉलर नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा, सतलुज नदी पर है, ठीक है। वहीं पर दूसरा बांध मेरे साथियों व्यास नदी पर है, जिसे आप व्यास परियोजना या व्यास प्रोजेक्ट कहते हैं मेरे दोस्त। तीसरा बांध कौन सा है, तो महानदी पर है, जिसका नाम क्या है, हीराकुंड प्रोजेक्ट मेरे साथियों। क्या बोलते हैं, हीराकुंड प्रोजेक्ट बोलते हैं मेरे साथियों। और चौथा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ध्यान रखना। चौथा कौन सा है, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, इसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, यह बात भी इंपॉर्टेंट है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। चलिए, मैंने आपको यह बताया कि 4 प्रोजेक्ट यहां पर बनाए गए मेरे साथियों, सब अलग अलग राज्य में बनाए गए, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, और अलग अलग नदियों पर बनाए गए हैं। जरूर याद रखना, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आपकी पूछे जाते हैं। फिर आप मुझे मत कहना कि सर ये क्या हुआ, है ना, ये क्या हुआ। तो ये कुछ नहीं हुआ है, पहली पंचवर्षीय योजना आधे घंटे में हुई है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ये पहली पंचवर्षीय योजना को मैंने समझाते समझाते आपको पढ़ाया, ठीक है। साइड में हो जाइए सर, ओके, बिल्कुल अलग ही हो जाऊं आप कहो तो, है ना। अवधेश जी यादव जी बोल रहे हैं साइड हो जाइए। ये लीजिए, हम तो साइड में ही हैं, आप ही नहीं मानते हो, है ना, साइड में ही रहते हैं हम तो, ठीक है। एक बार पढ़ लो जरा इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को। चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार थंबनेल का निशान बनाने में क्या ही जा रहा है भाई, है ना। चलिए चलिए, एक बार थंबनेल का निशान बना दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा बड़ा लिखें, मौसमी कुमारी, इतना बड़ा बड़ा तो लिखा है, और कितना बड़ा बड़ा लिखें, है ना। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार दोस्तों, शानदार। तमाम लोगों ने जवाब दिया है, सब लोग थंबनेल का निशान बना करके उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पर बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर दो प्लीज। हाँ शिवम भाई बताइए क्या क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया। ज्योग्राफी की क्लास प्रशांत भाई DSSB में कंप्लीट हो गई है मेरी, है ना। जसवंत, अमित, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भैया सबका। सर आप काफी बेहतरीन समझ में आता है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, समझाता हूं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थंबनेल क्या होता है, थंबनेल, थंबनेल यहां बना हुआ रहता है ना, वो रहता है ऐसे, है ना, ये बोल रहा हूं ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऋषु, चेतन, कमल, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। वापस से अब रिवीजन करवाऊंगा कल की क्लास में, है ना। मैं डेली जो भी पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग के 5 मिनट में क्लास का रिवीजन ही करवाऊंगा कि कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। हाँ सोयाब अली जी कह रहे हैं ले मास्टर, बिल्कुल, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल SSC फाउंडेशन मैच भी पढ़ा दीजिए। अच्छा देव शर्मा जी, कोशिश करते हैं, बात करते हैं टीम से हमारी, क्या जवाब देती है टीम, है ना। चलिए आगे बढ़े मेरे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। कहां है वो दूसरी पंचवर्षीय। अच्छा एक बात और समझ लो यार, यहां चलते चलते मैं भूल गया, ये जो आधुनिक ये बहुउद्देशीय परियोजना है ना, इसे बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी ने इसे
आधुनिक भारत का मंदिर कहां है? ठीक है, तो भैया आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ध्यान रखना, यह बात भी प्रश्न पूछी जाती। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी कुणाल जी, देख लिया। अगली बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो अब मैं बात करता हूं मेरे दोस्त दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम किस नाम से जानते हैं? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के नाम से हम जानते हैं इसको। किसके नाम से जानते हैं दोस्त? सेकेंड 5 ईयर प्लान के नाम से हम इसे जानते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, जरा वो भी लिखो मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, FYP में लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, याद रखना इसका मतलब होता है 5 ईयर प्लान। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो कितना है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1956 से लगा करके 1961 तक है। हो गए ना 5 साल? चलो 5 साल की गारंटी जैसा लग रहा है कुछ, है ना? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो परियोजना है या ये जो प्रोजेक्ट है या जो ये जो स्कीम है दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका टेन्योर क्या है? तो भैया 1956 से लगा करके 1961 तक है, 1956 से लगा करके 61 तक इसका टेन्योर है। पूछा जाए कि ये किस मॉडल पर आधारित है तो क्या जवाब देंगे? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, अगर मॉडल आपसे पूछा जाए तो इसके लिए बहुत ही शानदार सा मॉडल हमारे पास में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम कहते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। हालांकि इसे पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में केवल और केवल महालनोबिस मॉडल ही पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मॉडल इसमें अपनाया गया तो पीसी महालनोबिस मॉडल अपनाया गया। देखो एक बात बताता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय भी प्रधानमंत्री थे। मैं आपको केवल इतनी सी बात बताऊंगा मेरे साथियों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना कुछ ज्ञान गणित दिया ही होगा जैसे मोदी जी देते हैं वर्तमान में, इसलिए इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि नेहरू महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना भी हम कहते हैं मेरे दोस्त। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताता हूं, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने प्रायोरिटी किस पर दी थी? एग्रीकल्चर पर। तो जब कृषि को हमने प्रायोरिटी दी तो हमारे जो उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी पिछड़ गई। इंडस्ट्रीज सारी पिछड़ गई मेरे साथियों। अब इंडस्ट्री की बैंड बज गई। अब बोले उद्योगों को आगे बढ़ाना है, तो उद्योगों को आगे बढ़ाना है तो हमने सोचा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग ले लेते हैं। तो भैया हमारा जो प्रायोरिटी थी, हमारा जो प्रायोरिटी क्षेत्र था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, वो कहां था मेरे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, वो था मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रायोरिटी थी कहां पर। पहले लिखो प्रायोरिटी, प्राथमिकता। हमारा प्राथमिकता क्या थी? हमारा थी मेरे साथियों प्रायोरिटी, हम इसे कहते हैं, प्राथमिकता को हम बोलते हैं प्रायोरिटी। हमने कहां कहां प्रायोरिटी दी? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी जो प्रायोरिटी थी वो था मेरे साथियों तीव्रतम या तीव्र औद्योगिकीकरण। पहली बात, तीव्र औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहां इंडस्ट्री बहुत कम थी और उस समय इंडस्ट्री जितनी भी थी वो भी बंद हो गई क्योंकि हमने तो कृषि को बढ़ावा दे दिया, तो उद्योग वाले बेचारे नाराज हो गए। तो ध्यान रखिएगा तीव्र औद्योगिकीकरण, क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन एक तो जमीन पर हो सकता है, दूसरा आपका औद्योगिकीकरण कर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम इसे कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहली प्रायोरिटी हमने इसमें दी। दूसरी प्रायोरिटी कहां दी मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा दूसरी प्रायोरिटी जो थी वो हमने कहां दी? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, भारी एवं आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देने में दी। तो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में दी मेरे साथियों। उद्देश्य लिखवाऊंगा गौरव भाई, डोंट वरी, है ना? ध्यान रखना, भारी एवं आधारभूत उद्योग, भारी एवं आधारभूत उद्योगों को आगे बढ़ाना, भारी एवं आधारभूत उद्योग। ओ भैया भूत मत लिख देना,
आधारभूत लिखना है। तो भारी एवं आधारभूत उद्योग को बढ़ावा देना, इसका मतलब है हैवी एंड, ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, तो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को क्या करना, प्रमोट करना। ये हमारा इसमें प्रायोरिटी थी मेरे साथियों। बोले गुरुजी प्रायोरिटी तो ठीक है, आपने उद्देश्य नहीं लिखवाया। हाँ जी मैं भूल गया था, और जी मैं भूल गया। उद्देश्य क्या है इसका, तो ध्यान रखिएगा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है मेरे दोस्त, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या जवाब देना है, घबराना नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और क्या जवाब देना है, तो पहला जवाब देना है समाजवादी समाज की स्थापना करना, इसका पहला उद्देश्य है। तो ध्यान रखना दोस्त, समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना करना मेरे साथियों। सोशलिस्टिक सोसाइटी क्या बोलते हैं दोस्त, सोशलिस्टिक सोसाइटी, सोशलिस्टिक सोसाइटी को स्थापना करना पहला इसका उद्देश्य था। बोले दूसरा क्या इसका उद्देश्य है, तो दोस्तों दूसरा भी उद्देश्य आप लिख लो जरा, नहीं तो फिर आप मुझे परेशान करोगे। दूसरा उद्देश्य आप इसमें यह लिखना कि इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है ना। यह भी बात याद कर सकते हैं, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातें बताई गई है मेरे दोस्त। आ रही बात समझ में, चलिए लक्ष्य कितना था इसका, टारगेट कितना रखा हमने, तो मेरे दोस्त इस पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट रखा था 4.5% का। थोड़ा बड़ा लिखिए, ओके आगे बड़ा बड़ा लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना का टारगेट कितना था, तो ध्यान रखिएगा इस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था 4.5%, ठीक है। प्रशांत राजपूत जी एक ही कमेंट कर रहे हैं, DSSB की क्लास इसमें मर्ज क्यों कर दी। मेरे भाई जब सिलेबस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, और आपकी परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उससे कई गुना ज्यादा मैं लेकर के चलूंगा, आप परेशानी मत हो। हम कभी भी कोई भी विषय हुआ, अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो वो ये आपके लेवल को देखकर तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखता है कि अगर इस लेवल से थोड़ा हार्ड लेवल आ जाए तो हमारे बच्चे क्या उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो बिल्कुल RWA में ये सब चीजें पहले ही नोटिस की जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, अंदर की सूचना है, हालांकि बाहर जाने का मना कर रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं। जब भी हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, जब भी हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं RWA परिवार की ओर से, सबसे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने पुराने प्रश्न पत्र को देखो। जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जिस किसी भी एग्जाम में आप पढ़ाने वाले हो, पहले उस क्वेश्चन पेपर को देखा जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं उनको डिजाइन करवाया जाता है, उसके बाद में फिर वो क्लासेस को अरेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में कल शुरू बैच हो गया, नहीं, बैच शुरू होने से 5 या 10 दिन पहले ही सूचना मिलती है कि भैया हम ये करने वाले हैं। तो ये करने वाले हैं तो 5-10 दिन में टीचर को भी प्रिपेयर करने का बोलते हैं कि भाई तुम अपना पढ़ो, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये सब ध्यान रखा जाता है, ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है, यहां पर आपको बात ये ध्यान रखना है। चलिए खैर, मतलब ये तो मैंने बात ऐसे ही आपको बता दी कि आपको एक भरोसा रहे कि नहीं नहीं बिल्कुल सही होता है, और आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए जो बेस्ट होगा वो RWA करने के लिए तैयार है, ठीक है। आगे देखो, इधर आओ, मैं क्या बता रहा हूं इसके बारे में जरा वो समझो। इसका लक्ष्य कितना था, इसका लक्ष्य कितना था मेरे साथियों, ये बड़ा जरा ध्यान रखना है आपको। तो मैं अगला बिंदु लिखता हूं, लक्ष्य, इसका लक्ष्य कितना था, जरा देखिए लक्ष्य कितना है इसका। चलिए मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो लक्ष्य था वो कितना था, तो 4.5% का इसका लक्ष्य था, 4.5% इसका टारगेट था मेरे दोस्त। ये इतना टारगेट, अरे भाई कोई भी कोई योजना बनाएगा तो टारगेट तो डिसाइड करके रखेगा ना कि हमें कितनी ग्रोथ करनी है, ध्यान रखना। फिर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टारगेट तो ठीक है, अचीवमेंट कितना हुआ, प्राप्ति कितनी हुई मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राप्ति की गई, अचीव किया गया मेरे साथियों, वो कितना किया गया मेरे दोस्त, आप विश्वास नहीं मानोगे। हाँ, इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से थोड़ी सी कमी रही, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी कमी नहीं रही मेरे दोस्त। 4.3% की ग्रोथ रेट हमने
पाई है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो 4.3% की ग्रोथ रेट हमने पाई मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसमें कुछ हमने मतलब क्या कहूं आपकी भाषा में, हम ये कहना चाहते हैं कि भैया हमने कुछ कुछ अचीवमेंट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। इसमें कुछ उपलब्धियां भी हमने करी मेरे साथियों। कौन कौन सी उपलब्धियां करी जरा वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो उपलब्धियां है, जो अचीवमेंट है मेरे साथियों, जो हमने प्राप्त किया 5 सालों के अंदर, वो क्या क्या प्राप्त किया? तो ध्यान रखिएगा, हमने दूसरे देशों की सहायता से इसमें लौह इस्पात उद्योगों को प्राप्त किया। लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही उद्योगों को बढ़ावा देना था। तो भैया हमारे देश में उद्योग होंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो हमने क्या किया? लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना करी। ध्यान रखिएगा, लौह इस्पात उद्योगों को हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। लौह इस्पात उद्योगों को हम किस नाम से जानते हैं? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हम इसे कहते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हमने इसके अंतर्गत करी मेरे दोस्त। और कुल कितनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना करी? तो जरा आओ देखो, गिनो, परखो, जांचो, देखो कौन कौन सी करी। एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हमने भिलाई में करी। तो भिलाई में जिसका नाम था उसका नाम क्या है? तो भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो ध्यान रखिएगा, भिलाई पहला लिखूंगा, भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। भिलाई किस राज्य में पड़ता है मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई किस राज्य में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है मेरे दोस्त। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से की गई। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें रूस का सहयोग था। ठीक है, तो भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना रूस के सहयोग से की गई मेरे दोस्त। भिलाई के बाद में दूसरा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, राउरकेला। राउरकेला, तो राउरकेला कहां पर पड़ता है? तो राउरकेला पड़ता है मेरे साथियों। राउरकेला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहां पर पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई? जर्मनी। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के सहयोग से इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की देश में स्थापना की गई। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में? प्रश्न यह पूछा जाएगा कि भैया राउरकेला किस राज्य में है? अरे भाई उड़ीसा में है। ठीक है, कार्तिक कुमार सर ये किस सब्जेक्ट की क्लास है? प्लीज सर बता दो। मेरे कार्तिक भाई को बताना तो पड़ेगा कि किस क्लास, किस विषय की क्लास? इकोनॉमिक्स की क्लास है मेरे कार्तिक भैया जी, इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना इकोनॉमिक्स की क्लास है। अर्थशास्त्र हम इसे कहते हैं प्रेम से। जोर से बोलो जय माता दी, है ना? ध्यान रखना, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और मेरे दोस्तों ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तीसरा है मेरे साथियों क्या? तो ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर। बताओ दुर्गा पूजा कहां होती है? तो दुर्गा पूजा नाम से ही स्पष्ट है, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होती है। अच्छी का मंगल ग्रह से आया, हाँ जी मंगल से आया, है ना? ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल में है दोस्त, पश्चिम बंगाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई। बड़े सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सी बात, सिंपल से लोग, आसान से लोग मेरे दोस्त। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो गई? अरे दोस्त इतना आसान है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अरे यही क्या, हर चीज आसान है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल्ड में बात हो गई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं ना? अब मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करना शुरू करूं। चलिए, ये सब हम नवीन सर से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया कल्पना है ना? नवीन सर तो वास्तव में अपने आप में ही एक अलग, हम कहें कि कहते हैं कि ऑलराउंडर है ना? हर विषय इतनी गंभीरता से पढ़ाते हैं। और हमें भी जब कोई डाउट होता है, हमें भी कोई संदेह होता है, तो बिल्कुल हम राय मशवरा करते हैं सर के साथ, है ना? तो काफी समय सर को हो गया है, तो ये अनुभव तो आना जरूरी ही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेता हूं। थर्ड 5 ईयर प्लान। अगला पेज ले लूं क्या? हाँ ले लेता हूं, है ना? अपने पिताजी का क्या जा रहा, ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना को थर्ड 5 ईयर प्लान कहते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना की मैं बात करता हूं मेरे साथियों। थर्ड 5 ईयर प्लान की मैं बात करता हूं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कुछ खास बातें हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कुछ खास बातें हैं?
यहां पर लिखूंगा मैं थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरी पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले तो टेन्यूअर आप देखो, समय काल देखो मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लगा करके 1961 तक थी भैया। 1956 से लगा करके 1961 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है मेरे दोस्त सबसे असफल योजना रही। क्यों, उसकी बात भी करेंगे। पहले मॉडल लिखो। इस पंचवर्षीय योजना में कई बार बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं कि सर इस पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा अपनाया गया। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों 2 मॉडल आपको याद रखने हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बोले कौन कौन से सर, एक बार बता देते तो काफी अच्छा रहता। ध्यान रखिएगा, जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। एक मॉडल का नाम क्या है? जॉन सैंडी, जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती, एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। एक तो ये मॉडल है मेरे दोस्त, और दूसरा मॉडल बड़ा विवादित है लेकिन कई परीक्षाओं में इसे अपनाया गया है और इसे एक्सेप्ट भी किया गया, गॉडगिल मॉडल, या इसे गॉडगिल योजना भी कह देते हैं। गॉडगिल योजना पर आधारित, ध्यान रखना मेरे साथियों, गॉडगिल योजना पर आधारित अगर पंचवर्षीय योजना आपसे पूछी जाए तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। यह बात आपको ध्यान रखना है। बोले तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी किसको दी भैया, आप ये भी तो ध्यान रखना। तो देखो मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी किसको दी मेरे दोस्त? पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, बहुत अच्छी बात है, कृषि को बढ़ावा दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने ये किया मेरे दोस्त कि उद्योगों को बढ़ावा दे दिया। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्त पहली में कृषि को बढ़ावा दिया तो उद्योग पिछड़ गया, दूसरी में उद्योग को बढ़ावा दिया तो कृषि पिछड़ गई। आ रही बात समझ में? कृषि पीछे चली गई, और तीसरी में पता चले कि उद्योग और कृषि दोनों को साथ में लेकर के चलना है। तो हमने कहा कि एक को पकड़ो तो दूसरा आ जाए, दूसरे को पकड़ो तो पहला आ जाए, एक काम करो दोनों को साथ लेके चलो। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों 1956, अरे भाई हाँ भाई सॉरी, क्या कर सकते हैं, है ना, मतलब पीछे ही पड़ गए आप। तो ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, तो ये लो गलत लिखा तो क्या है वहां, है ना, बदल देते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त 1961 से लगा करके 66 सही हो गया बस। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ओके, गलत है प्लीज, गलत है, ओ माय गॉड गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसे करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। देखो इधर जरा ध्यान रखना, इस पंचवर्षीय योजना का प्रायोरिटी किसमें दी? थर्ड 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी किसको दी? तो ध्यान रखना प्रायोरिटी जो है मेरे दोस्त, प्रायोरिटी की हम बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रायोरिटी है मेरे दोस्त वो किसको दी? तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों को प्रमोट किया मेरे साथियों। इसमें किसको किया? तो उद्योग और कृषि। तो ध्यान रखिएगा उद्योग एवं कृषि, उद्योग एवं कृषि दोनों को प्रमोट किया। कहते हैं कि यह सबसे ज्यादा असफल योजना है, तो लिखेंगे सर्वाधिक असफल योजना। क्या लिखेंगे दोस्त? सर्वाधिक असफल योजना, सर्वाधिक असफल, सर्वाधिक असफल योजना मेरे साथियों, ठीक है। सर्वाधिक असफल क्यों रही? क्या कारण है? अनसक्सेसफुल क्यों रही मेरे दोस्त? आखिर क्या कारण है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। यह सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल क्यों रही? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण मुझे दिखाई देता है 1962 का भारत और चीन के बीच में युद्ध मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है, चीन युद्ध होता है मेरे साथियों। यह एक कारण है इसकी असफलता का। दूसरा क्या कारण है इसके अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा 1964 में इस युद्ध के कारण पंडित नेहरू झेल नहीं पाए और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा नेहरू जी की मौत हो गई। तो नेहरू की मौत मेरे साथियों, हालांकि नेहरू जी लिखना चाहिए, ध्यान रखना, नेहरू जी की डेथ हो गई। 1965 में क्या हुआ? 1965 में सूखे की समस्या पड़ी। 1965 में मेरे दोस्त इस पाकिस्तान के साथ हमारी भी झड़प हो गई, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। दरअसल वही बांग्लादेश वाली और पाकिस्तान वाली स्टोरी, आप समझ जाना अब क्या है।
दोनों के बीच युद्ध हुआ था, भारत के पास एक अच्छा मौका था, इंदिरा गांधी ने कहा चलो ले लेते हैं मजे, बोले ले लिए मजे, ले लेते हैं मजे, इसका मतलब क्या है, कूद गए बीच में, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है। अब पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को जीत जाता तो हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर लेता, उत्तर भारत की तो बैंड बज जाती। तो भैया क्या किया, काम करो इस पार्ट को हरा देते, इसको निपटा दिया, उसको निपटा ही दिया, है ना। भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया और उसको निपटा दिया, रशिया से सेना मंगवाई कि तुरंत जो है हमें ये इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सेना चाहिए, रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। ये इतनी सारी बातें इससे संबंधित थी मेरे साथियों। हालांकि और भी बातें हैं जिनको मुझे पढ़ाना है, मैं कल इस पीडीएफ को वापस से इसके साथ में रिवीजन के साथ में आपको बढ़ाऊंगा और आगे इसको पढ़ाऊंगा मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं, क्लास को हम ओवर करते हैं। दोस्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी भाई बंधु को, किसी भी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? एक बार सभी लोग बता देंगे, और जिनको समझ में आ गया है वो सजदा कर लेंगे। सजदा, सजदा समझते? सजदा, सजदा प्रथा मतलब होता है कि सुल्तान को झुक करके सलाम करना, ऐसा सजदा प्रथा होती है। किसने चलाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो सजदा तो होगा नहीं मेरे दोस्त, हाथ ही जोड़ लो केवल, पता चल जाए। ठीक है, ओके राजपूत आलोक, थैंक यू सो मच। ओके मनीष कुमार, नो प्रॉब्लम। ओके बहुत बढ़िया, आरबी बॉय, धीरज, जख्मी छात्र, ओहो जख्मी छात्र, बड़ा जख्म है भाई के सीने में। ठीक है भाई, ओके बाय बाय। इधर अमित कुमार, प्रशांत सर आप बड़े क्यूट हो, ओ हो, ओ माय गॉड, क्यूट तो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है बालक, है ना। मॉडल समझ ना आया मनीष कुमार, मैंने कहा भाई कि मॉडल आपको याद करना भी नहीं है, केवल इस बात को रट लो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस या नेहरू महालनोबिस मॉडल। आपको पीएचडी नहीं करना यार इस विषय में, कोई मतलब ही नहीं है, मॉडल के बारे में पीएचडी हो सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? मेरे भाई मैंने जवाब दिया ना, 1961 से 1966 के बीच में हुआ था। ठीक है, अभी तीसरी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अजीत शर्मा थैंक यू। पीएम भी बताना, हाँ बिल्कुल कल पीएम भी बता दूंगा कौन कौन से थे, है ना। नाइस सेशन, ओके ओके। अभिनव, है ना, साक्षी, सावन, सुमित्रा, बहुत बढ़िया, नीतीश, ब्रजभूषण, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके नादाम सर, अच्छा नदम सर, नादम सर क्या होता है ना। बोरिंग इकोनॉमिक्स को भी इंटरेस्टेड बना दिया आपने सर, थैंक यू। काजल, अच्छा काजल मुझे ऐसा लगा था कि कोई बुराई हो रही है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ दिया था, है ना, कि भाई मुझे भी तो पता चले, बाकी बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। 1965 में दोनों हुई, हाँ, अरे सूखा भी हो गया और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो गया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे कल करेंगे, अगली क्लास है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। मिलते हैं कल शाम को 3 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। कल आपका आखिरी डेमो है, निर्णय लेना है आपको। शुक्रिया, धन्यवाद।